मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते YouTube चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लिखा है धमाल तो हम मचेगा प्रैक्टिस सेट 2 पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये जीएस जीके की स्पेशल क्लास चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा यूपी कुछ विशेष आपके लिए व्यवस्थाएं लेकर आया है। ये यूपी स्पेशल क्लास चल रही है। सिपाही का वो एग्जाम जो आपका 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को इंतजार कर रहा है। आप वो खिलाड़ी हैं जो आप मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। वर्दी आपको मिलने वाली है। आपको जानना चाहिए, यूपी देश में जनसंख्या का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य है और ये क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर आता है। जनसंख्या में पहले स्थान पर आता है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य भी यूपी है। आपको जानना चाहिए कि यूपी में 18 मंडल हैं, 17 आपके नगर निगम हैं, आपके 28 विकास प्राधिकरण हैं। आपको जानना चाहिए हमारे यहाँ 200 नगर पालिका परिषदें हैं। ये 351 तहसील हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैंने जैसे कहा 18 मंडल, 75 जिले, 17 नगर निगम। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न लेकर आया हूं यूपी से जुड़े हुए। इसलिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको ले चलूंगा जीके, जो जीएस जीके स्पेशल पार्ट हमारा चल रहा है, और जो पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का री एग्जाम होने जा रहा है, जो आपको वर्दी देगा, आपके वो क्वेश्चन आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं। और इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनमें से प्रदेश का कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। यानी यूपी का कौन सा जिला है? क्या वो मेरठ है, सोनभद्र है, या सहारनपुर है, या मुजफ्फरनगर है? वो कहना चाह रहा है आपसे, इनमें से जो उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका इससे सीमा रेखा बनाता है? तो आपको जानना चाहिए वो आपका सहारनपुर जिला है, जो कि इन तीनों के साथ अपनी सीमा रेखाएं बनाता है। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि यूपी 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखाएं साझा करता है और एक यूटी, यूनियन टेरिटरी के साथ में अपनी सीमा रेखा साझा करता है। इस क्रम में आपके सबसे पहले हम लोग बात करें, उत्तराखंड के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये बिहार और ये झारखंड, जे के माने या झारखंड है, और अंत में आपके दिल्ली जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब हुआ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और ये दिखाई दे रहा है आपको, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7 और झारखंड 8। यानी 8 राज्यों के साथ, मैंने कहा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा को यहां स्पर्श करता है। आपको ये जानना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। यूपी अगर आएगा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा रेखा को छूता है? तो आप बताएंगे 8 राज्यों के साथ। और अगर आएगा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दिल्ली है। कुल क्षेत्र आएंगे तो 9 मार्क के आना, और राज्य आएंगे तो 8 मार्क के आना। मैंने लिखा है पीछे आपको। और ये जो प्रश्न आएगा तो इसका सही उत्तर है सहारनपुर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कल मैं एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए ले चुका हूं, आज प्रैक्टिस सेट सेकंड चल रहा है। ऐसे मैं आपके लिए पर डे प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं। मैथ वाले सर, हमारे रीजनिंग वाले सर, वो भी अपनी क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। मैंने पीछे कई बार कहा है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आपको मेहनत लगन से लगे रहना है अगर आपको वर्दी प्राप्त करनी है तो। ये मैंने यूपी के बारे में बताया आपको। इसके अलावा हम आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी जिले इनमें से कौन से? यानी दक्षिण वाला पूछ रहा है और पश्चिम वाला पूछ रहा है। क्या सोनभद्र बागपत है, क्या आपका ललितपुर बागपत है, या सोनभद्र मुजफ्फर, या फिर ललितपुर मुजफ्फरनगर? यानी वो पूछ रहा है दक्षिणी कौन सा है, तो आपको जाने सोनभद्र सबसे दक्षिणी है और पश्चिमी मुजफ्फरनगर सबसे पश्चिमी है यहां पर। यानी इस प्रश्न में सबसे पश्चिमी कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो सोनभद्र है। ये वही सोनभद्र है जिसे एक जमाने में 11 से 13वीं शताब्दी में दूसरी काशी कहा जाता था। यानी 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य में, 13वीं सदी के मध्य में से दूसरी काशी, दूसरी
काशी कहा जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट है। कौन आपका? सोनभद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है आपके। और सोनभद्र के बारे में आप जानते होंगे, मैं आगे भी अगले एक प्रश्न में चर्चा करूंगा। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। इसमें आपके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और झारखंड है। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। ये यूपी का भी एकमात्र जिला है और भारत में भी ये ऐसा एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। मैंने पुराने वीडियो में आपको पहले भी बताया है और पुनः फिर दोहरा रहा हूं कि सोनभद्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये एक औद्योगिक नगरी है। यहां पर सीमेंट, कोयला, ऐसे बहुत सारे खनिज संसाधन, बॉक्साइट अकूत मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला है, यहाँ पर आपके बॉक्साइट है, यहाँ पर आपके लोहा है, यहाँ पर आपके सीमेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है सोनभद्र क्षेत्र में। और मुजफ्फरनगर में कृषि भूमि क्षेत्र है जो गन्ना की बहुत बड़ी लैंड कही जाती है। गन्ना यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपके सी है। इस क्रम में तीसरा प्रश्न है हमारा, पश्चिमी कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश सीमा निर्धारित करती है? इनमें कौन सी नदी है पश्चिम? क्या वो चंबल है या केन है या गंगा है या यमुना है? इनमें कौन सी नदी है जो काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? वो प्रश्न है हमारा, उत्तर है हमारा यमुना। यानी यमुना नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। कहां से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, बंदरपुंछ से। कहां निकलती है? उत्तराखंड के ये बंदरपुंछ नामक स्थान है, यहां से निकलती है, जो कि यमुनोत्री में स्थित है। बंदरपुंछ नामक स्थान है। और यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। उनमें केन है, उनमें आपके बेतवा है, उनमें आपके चंबल है। इनको रट लेंगे। ये यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एग्जाम में आता है। इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपको जानना चाहिए केन नदी यमुना की सहायक है, बेतवा यमुना की सहायक है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, आप जानते होंगे। और इसका उत्तर यहाँ पर यमुना सही है। यहाँ पर इस क्रम में हमारा इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 का ये चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। भाबर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र कौन से कहलाते हैं? वो कह रहा है भाबर क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। कौन सी? भाबर क्षेत्र की पूछ रहा है। भाबर क्षेत्र की मृदा पाई जाती है ये वाला। क्या दलदली है, क्या कंकरीली पथरीली है, महीन जलोढ़ है या भूर मृदा है? तो आपको जानना चाहिए यहां पर जो उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र है उसमें कंकरीली पथरीली मृदा को भाबर क्षेत्र की मृदा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, आपको जानना चाहिए आपके कि जो भाबर क्षेत्र है सबसे ऊपर मिट्टी क्रम में भाबर प्रदेश ही पाया जाता है। भाबर प्रदेश पाया जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ तराई प्रदेश के मैदान पाए जाते हैं और इसके बाद बांगर प्रदेश के मैदान पाए जाते हैं और उसके बाद खादर प्रदेश के मैदान पाए जाते हैं। इनको मेरे कहने से आप रट लेंगे यहां पर, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। जो कंकड़ीले, कैसे? जो कंकड़ीले और पथरीले मैदान है, कैसे? कंकड़ीले और पथरीले जो मैदान है वो कौन कहलाए? भाबर। जो दलदली भूमि क्षेत्र है, कैसे? जो दलदली भूमि क्षेत्र है, पानी लबालब रहता है, उन्हें बोलते हैं तराई प्रदेश। और बांगर प्रदेश बोलते हैं जो ऊंचे मैदान है, यहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है, ये ऊंचे मैदान है, ये पुरानी मिट्टी के मैदान है। और खादर ये नीचे मैदान है, यहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है, बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है और ये मृदा अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। कौन सी आपके? ये मृदा अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। क्या नाम है इसका? खादर मृदा नाम है इसका। आपके रट कर जाएंगे तो कहेंगे सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी? भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, फिर बांगर प्रदेश, फिर खादर प्रदेश। जो जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है उन्हें हम बांगर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम बांगर प्रदेश कहते हैं, जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है। आप रट कर जाएंगे। यहां पूछ रहा है यूपी में भाबर प्रदेश कौन से हैं? कंकड़ीले पथरीले मैदानों को भाबर प्रदेश कहते हैं। जहां साल भर दलदली भूमि क्षेत्र रहता है उसे तराई मैदान कहते हैं। और जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता हर साल उन्हें हम बांगर प्रदेश कहते हैं। और जहां नदियों में आने वाली बाढ़ का जल हर साल पहुंचता है वो नवीन जलोढ़ीय मैदान है, नवीन कांप मिट्टी के मैदान है, उन्हें हम खादर प्रदेश कहते हैं।
ये उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं, इन्हें खादर प्रदेश कहा जाता है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताई है। ये एग्जाम वाली क्लास है, ये सिलेक्शन वाली क्लास है, ये वर्दी वाली क्लास है। यूपी पुलिस के साथ साथ जो आरपीएफ या अन्य एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न उपयोगी सिद्ध होने जा रहे हैं। ये गांठ बना लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने जा रही है। इस सीरीज में हमारा अगला प्रश्न है 5वां, यूपी किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वो पूछ रहा है यूपी का कौन सा जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर में होती है, झांसी में, बांदा में या मथुरा में? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कहां सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा आपके मथुरा में होती है, आपको जानना चाहिए। यूपी की सबसे कम वर्षा मथुरा यानी कृष्ण की जो नगरी है यहां होती है। कई बार लोग चुटकी भी लेते हैं कि कृष्ण नगरी है तो ये कंस की भी तो नगरी है। कुछ लोग कहते हैं कंस पापी था, ये उसी की राजधानी रही है, उसी की नगरी रही है, लेकिन हम तो कहेंगे हमारे कृष्ण लला की नगरी है। और मैंने पीछे कहा है मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूं, ब्रज का रहने वाला हूं और आपके बीच में यहां प्रस्तुत हूं इन प्रश्नों को बताने के लिए। मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा जन्म मथुरा में हुआ है, ब्रज में हुआ है, लाला की नगरी में हुआ है। और आप जान लेना, पर यहां पर सबसे कम वर्षा होती है ब्रज में यानी मथुरा में। जो यूपी की वर्षा है वो सबसे कम होती है। इसको आप यहां से रट कर जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इस क्रम में प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा, जो मात्रा है उसकी, वो सामान्यतः कैसी हो जाती है? यानी 6वां क्वेश्चन हमारा, कम होती जाती है। यानी आपको जाना है ईस्ट से वेस्ट जाना है। यहां पे आप जाएंगे ईस्ट से, आपको वेस्ट की ओर जाना है तो कैसे जाएगी? बढ़ती जाती है, कोई अंतर नहीं आता है, पहले घटती है फिर बढ़ती जाती है। तो जानना चाहिए आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये वर्षा का रेशियो वो कम होता जाता है। इसका सही उत्तर ए है। इनको बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे। यानी हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा का जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी पश्चिम वाले क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। इस क्रम में हम आगे जाएंगे। आपके अगला क्वेश्चन है, ये प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती? क्या होती है? प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? क्या वो बांदा जिला यूपी का, या वाराणसी जिला है, या मुरादाबाद है, या गोरखपुर है? मैंने कहा यूपी में 75 जिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में होती है। और आप जानते हैं ये गोरखपुर क्षेत्र हमारे मठाधीश, वर्तमान में यूपी के जो बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका आपका यहाँ मठ भी है गोरखपुर में। गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का। और गोरखपुर में यूपी की सबसे ज्यादा बारिश, यानी कि हमारे यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ये रहे, अगर आएगा सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा आएगा प्लस में यहां पर सबसे ज्यादा, तो क्या मारेंगे? यहां गोरखपुर मारेंगे आपके ये वाला। और अगर सबसे कम में आएगा तो क्या मारेंगे? मथुरा मारेंगे आपके। ये दो अलग अलग जिले बता दिए। सबसे ज्यादा आएगा तो गोरखपुर मारेंगे और सबसे कम आएगा तो मथुरा जिला मारेंगे। ये प्रश्न का उत्तर हमारे यहां हुआ, इसको आप याद कर लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्लासेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने जा रही हैं। प्रदेश की सबसे ऊंची सोनकर और कैमूर पहाड़ियां किन जिलों में स्थित हैं? क्या ये बांदा चित्रकूट में है, क्या मिर्जापुर सोनभद्र में, क्या ललितपुर झांसी में, क्या महोबा हमीरपुर में? तो आपको जानना चाहिए ये जो सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां हैं ये मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में स्थित हैं आपके। ये मिर्जापुर और सोनभद्र पहले एक ही जिला हुआ करते थे, बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ये दोनों पहाड़ियां खनिज संसाधनों से युक्त हैं। यहाँ कोयला बड़ी मात्रा में, यहाँ पर चूना पत्थर बड़ी मात्रा में, यहाँ बॉक्साइट बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। इसीलिए इस सोनभद्र को खनिजों की राजधानी भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर खनिजों के यहाँ विशाल भंडार हैं। कहां पर? सोनभद्र क्षेत्र में। और आप जानते होंगे इस सोनभद्र में हिंडाल्को प्लांट लगा, जो एल्युमिनियम का बड़ा प्लांट था, और वो बिड़ला ग्रुप ने लगाया था। किसने लगाया था? बिड़ला ग्रुप ने लगाया था। बिड़ला ग्रुप ने लगाया था आपके, इसने लगाया था। और नाम क्या था उसका? हिंडाल्को। क्या नाम है? हिंडाल्को, ये नाम है उसका। हिंडाल्को नाम है यहाँ पर। इसे हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं हिंडाल्को। और ये आपके सोनभद्र के रेणुकूट में, सोनभद्र के रेणुकूट क्षेत्र में लगाया था। ये आपका एल्यूमिनियम का हिंदुस्तान, इसका मतलब होता है यहां पर समझने के लिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी यानी हिंडाल्को प्लांट है। ये रेणुकूट में स्थित है। और रेणुकूट कहां पर है? आपके
सोनभद्र में है, जो कि आपके खनिजों की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और मैं पीछे बताया सोनभद्र यूपी का वो जिला है जो देश के 4 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। इनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और झारखंड है। वो 4 राज्य हैं जो सोनभद्र की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। इस क्रम में हमारा 9वां प्रश्न है आपके लिए, ये रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र इनमें से। अभी मैंने जिले बताए थे, अब मैं क्षेत्र पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो तराई क्षेत्र है, क्या वो पूर्वी गंगा मैदान है, क्या वो मध्य गंगा मैदान है, या पश्चिमी गंगा मैदान है। यानी कि वो सबसे कम पूछ रहा है, ज्यादा पूछेगा तो अलग हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला पूछ रहा है, जिला पूछता सबसे कम तो मथुरा बताते, अब पूछ रहा है क्षेत्र पूछ रहा है, तो आपको जानना चाहिए वो तराई क्षेत्र नहीं है, वो पूर्वी गंगा मैदान नहीं है, वो मध्य गंगा मैदान नहीं है, तो कौन सा है आखिर? तो वो क्षेत्र हमारा और कोई नहीं बल्कि पश्चिमी गंगा के मैदान है, जहां पर सबसे कम वर्षा हुआ करती है आपके यहां पर। यानी कि इसका उत्तर है पश्चिमी गंगा के मैदान, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ध्यान देंगे, जिला आएगा तो बताएंगे मथुरा, अगर जिला आएगा तो आप मथुरा मार के आएंगे सबसे कम वर्षा, और अगर क्षेत्र आएगा तो पश्चिमी गंगा के मैदानों में सबसे कम वर्षा होती है। इस सीरीज का हमारा अगला ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वो अभी दोहरा रहे हैं आपके। अगर जिला आएगा तो सोचना भी नहीं है, क्या मारेंगे? गोरखपुर मारेंगे, सोचना भी नहीं है। देखिए क्षेत्र पूछ रहा है, क्या तराई क्षेत्र है, क्या पूर्वी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है, या पश्चिमी गंगा मैदान है। आपको जानना चाहिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पूर्वी गंगा के मैदान। कौन सा है? पूर्वी गंगा के मैदानों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। आप ध्यान रखना, पूर्वी गंगा के मैदानों में सबसे ज्यादा बारिश होती है यूपी में, और सबसे कम वर्षा आएगी तो पश्चिमी गंगा के मैदान है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे बल्कि रटकर जाएंगे। पिछली बार जो पेपर हुआ था हमारा, जो पेपर जो कैंसिल हुआ है, वहां मैंने जो प्रैक्टिस सेट जो कराए थे, हमारे मैथ वाले सर ने प्रश्न कराए थे, रीजनिंग वाले सर ने प्रश्न कराए थे, वो लाइन टू लाइन वो प्रश्न आए थे। सब बच्चों ने पेपर देने के बाद खुशी जाहिर की, अंदर से बतस्ता कहा सर लाइन टू लाइन कुछ प्रश्न हमारे आए, मतलब प्रश्नों का नेचर वही था जो हमने इस प्लेटफॉर्म पर कराया था। इसीलिए कह रहा हूं, इन प्रैक्टिस सेट को हल्के में नहीं लेंगे। ये प्रश्न आपको एक नहीं है, इनमें बहुत सारे प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। इसलिए इन प्रश्नों को समझकर और इनका विश्लेषण करके आपको जाना है। आपको मेरिट में प्रथम स्थान हासिल करना है, मेरिट में आपको रैंक बनानी है। यहां पास होने की लड़ाई नहीं है। मैंने थंबनेल में लिखा है धमाल तो हम मचेगा, हमारी लड़ाई रैंक की है, हमारी लड़ाई पास होने की बिल्कुल नहीं है। हमें रैंक ऐसी बनानी है जो हमारे घर वाले, हमारे समाज के लोग, हमारे गुरुजन खुश हो जाएं कि भाई हमारे लड़के ने ये कौन सी रैंक प्राप्त की है और तहलका मचा दिया है। 11वां क्वेश्चन है सीरीज का, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन होता है? यानी भारत का यूपी में क्या वो चना है, ज्वार है, मक्का है या गेहूं है? आपको जानना चाहिए यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। यानी आपको देखा जाए यूपी क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता है। किस कौन से स्थान पर? क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता है। आपको जानना चाहिए इस क्रम में पहला स्थान क्षेत्रफल में राजस्थान राज्य का है, दूसरा स्थान जो इस क्रम में आपके वो मध्य प्रदेश राज्य का है, और जो तीसरा स्थान इस क्रम में वो महाराष्ट्र राज्य का है, और जो चौथा स्थान है बाई एरिया वो आपका उत्तर प्रदेश का है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये आज का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या में, पॉपुलेशन में यूपी में पहला स्थान है यूपी का, और जिलों के मामले में भी पहला स्थान है। आ जाए सबसे ज्यादा जिले किसके हैं तो आप बताएंगे यूपी के हैं, और उनकी संख्या कितनी है आपके? 75 उनकी संख्या है। तो यहां बताएंगे यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? तो गेहूं का होता है, और गेहूं एक रबी की फसल है। कैसी फसल है? ये रबी की फसल है, और रबी की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। भारत में चावल के बाद खाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। सबसे ज्यादा खाई जाती है, खाया जाता है चावल, और नंबर 2 पे गेहूं खाया जाता है। अगर आएगा भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है तो बताएंगे आप, ये वो आपके गेहूं है, और नंबर 1 पर चावल आता है। यहां पर भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई है भारत में? जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में, पंतनगर में। आपको जानना चाहिए पहला कृषि विश्वविद्यालय
पंतनगर में स्थापित हुआ। ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपको यह भी जानना चाहिए इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई है। ये पंतनगर में बनने वाला कृषि विश्वविद्यालय, आपको ये जानना चाहिए, वर्ष 2000 में क्या तारीख को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड नाम का नया राज्य बना है आपके उत्तराखंड नाम का। और ये उत्तराखंड ये देश का 27वां राज्य, कौन सा राज्य? ये देश का 27वां राज्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां से, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का शासनकाल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी में उस समय पर उत्तराखंड का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश को विभाजित करके। तो उस समय ये पंतनगर यूपी में ही आता था और इसका निर्माण जो हुआ कृषि विश्वविद्यालय, ये भारत का पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कहां है? पंतनगर में है। और वर्तमान में ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन पहले यूपी में हुआ करती थी, यानी यूपी के विभाजन से पहले। मैंने बताया है 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है आपके यहां पर, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में या मिर्जापुर झांसी में? आपको जानना चाहिए ये लाल मिट्टी मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। और आप जानते होंगे लाल मिट्टी को कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ब्राजील जैसे देशों में लाल मिट्टी को टेरा रोसा क्या कहते हैं? टेरा रोसा कहते हैं। जो आपके कोको माने कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी? टेरा रोसा मिट्टी। और यूपी में ये मिर्जापुर और झांसी में पाई जाने वाली मिट्टी है। यहाँ मूंगफली और यहाँ पर कई बार छोटे पैमाने पर कॉफी का उत्पादन भी होता है, लेकिन मेनली यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और ये लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में मुख्य रूप से यूपी में पाई जाती है। रट के जाएंगे। और दक्षिण भारत में, वैसे पूरे भारत की बात करोगे तो दक्षिण भारत में विशेष तौर पर कर्नाटक में लाल मिट्टी का बड़ा फैलाव है। ये मैं आपको आगे जीएस वाली क्लास में आगे पुनः बताऊंगा। यहां देखेंगे इनमें से कौन सा फसल चक्र पूर्वी यूपी में सर्वाधिक उपयुक्त है? ये पूछ रहा है हमसे, पश्चिमी यूपी नहीं पूछ रहा है। आपको जानना चाहिए यूपी के क्षेत्रों को 4 भागों में हम लोग कई बार डिवाइड करते हैं। एक पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल, ध्यान देंगे इस बात पर, पूर्वांचल। एक पार्ट हमारा पश्चिमांचल है, पश्चिमांचल ये क्षेत्र है आपका। एक पार्ट हमारे पास मध्य यूपी का है, मध्य यूपी का भाग है। और एक पार्ट हमारे पास बुंदेलखंड का है। कई बार बुंदेलखंड को अलग करने की मांग चल रही है। कुछ लोगों ने कहा है पश्चिमी भाग को अलग कर दो, जिसकी राजधानी आगरा बनाई जाए, हरित प्रदेश बनाया जाए। यूपी के 4 टुकड़े हैं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य यूपी और बुंदेलखंड। तो वो कह रहा है इनमें से पूर्वी वाला भाग, यानी वो पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में ये वाला भाग पूछ रहा है कि पूर्वांचल में कौन सा फसल चक्र आएगा। तो वो आप जानते होंगे सबसे ज्यादा धान होता है, फिर मक्का हमारे यहाँ पूर्वांचल, फिर गेहूं होता है। यानी इसका सही उत्तर हमारा ए है, यानी धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं, यानी पूर्वी वाला पार्ट है। ये अगर पश्चिम होगा तो हम कहेंगे पहले गेहूं आएगा, उल्टा कर देंगे इसको आपके, गेहूं मक्का और चावल। अब पूर्व वाला आएगा तो पहले बताएंगे चावल, फिर मक्का और देन गेहूं। पूर्वांचल में गेहूं की खेती बहुत कम मात्रा में की जाती है। बिल्कुल रट के जाएंगे। इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं और ये नंबर हमें लीड करेंगे आगे जाके। ये 15वां क्वेश्चन है, यूपी में किसान बही योजना। ये मैंने पीछे भी आपको पुराने क्वेश्चनों में, जब पहली बार यूपी का पेपर हुआ था वहां भी करवाया था, और इसका सही उत्तर है 1992। ये किसान बही योजना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और यूपी में उस समय किसान बही योजना, किसानों के हितों के लिए एक योजना आरंभ की, उसका नाम है किसान बही योजना। इसको आप यहां से रट लेंगे। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष, यानी बोलते हैं जो बिक्री के लिए जो सरप्लस है वो अधिकतम किसका है? गेहूं का, धान का, चना का, सरसों का? आपको जानना चाहिए अधिशेष उसी का होता है जिसका उत्पादन ज्यादा होता है। तो यहाँ उत्पादन का ज्यादा हो रहा है, गेहूं का। काय का हो रहा है? गेहूं का। तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो इसका अधिशेष भी हो रहा होगा, सरप्लस भी हो रहा होगा। तो अब बताएं, गेहूं का विक्रय अधिशेष होता है, यानी विक्रय के बाद भी ये बच जाता है,
क्योंकि गेहूं का उत्पादन यूपी में सबसे ज्यादा किया जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण था, ये विक्रय अधिशेष में ये आएगा। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? 17वां क्वेश्चन है हमारा। क्या वो ललितपुर जिला है, झांसी है, बांदा है या महोबा है? आपको जानना चाहिए पान को शौकिया अंदाज में, शौकिया लोग बड़े पैमाने पर खाते हैं। पान के पत्ते यूपी में मेनली महोबा क्षेत्र में हुआ करते हैं आपके। ये महोबा जिला है जो कि चित्रकूट के पास है। आपको जानना चाहिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जिले हैं, झांसी है, बांदा है, चित्रकूट है, महोबा है, ललितपुर है, हमीरपुर है। ये सब आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और यहीं पर एक क्षेत्र है महोबा जिला है। महोबा पान के पत्तों के लिए, पान की खेती के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। महोबा बहुत महत्वपूर्ण जिला है हमारा। इस क्रम में आप देखेंगे ललित, ये 18वां क्वेश्चन है, किस फल की उन्नत किस्म है? क्या आम की है, क्या केला की है, स्ट्रॉबेरी की है, अमरूद की है? ऐसे आपके हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ललित अमरूद की एक किस्म है, ललित हमारे अमरूद की एक किस्म है। ऐसे ही गेहूं की किस्म पूछेगा आपसे, जैसे सोनालिका, एक क्वेश्चन आता है सोनालिका, कौन सी? सोनालिका किसकी किस्म है? या सोनार किसकी किस्म है आपके? सोनार, ये वाला। तो आप बताएंगे ये गेहूं की, काय की? ये गेहूं की किस्म है आपके सोनालिका। ये एक बार कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे पूछा गया है आपसे। ये कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं आपके। ऐसे ही चौसा आम है, दशहरी आम है, और यहाँ पे कौन सा? अमरूद है। तो ललित किसकी किस्म है आपके? अमरूद की। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है? अमरूद सही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ये 19वां क्वेश्चन है। आलू का नंबर 1 पर यहां चलता है, आलू धुआंधार होता है। गन्ना होता है यूपी में, गेहूं होता है यूपी में, लेकिन चावल यूपी में कम होता है। और चावल के मामले में जो प्रथम स्थान है देश में, वो आपके किसको प्राप्त है? वो आपके पश्चिम बंगाल को, यानी कि वेस्ट बंगाल को ये स्थान प्राप्त है। चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा स्थान नंबर 1 किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह सही उत्तर है आपके चावल। क्या उत्तर सही होगा इसका? चावल सही उत्तर होगा इसका। यहां से ये वाला उत्तर सही है, चावल। यानी यूपी में चावल का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक यूपी नहीं है। आलू बहुत ज्यादा होता है, गन्ना होता है धुआंधार, यहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है, पर चावल में कम होता है उत्पादन यहाँ पे। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ये वाला। वृक्षारोपण बिल्कुल आवश्यक है, मेड़बंदी बिल्कुल आवश्यक है, जल निकासी का उचित प्रबंधन बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग, ये इसका उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। कभी भी प्रश्न हल करें, उस प्रश्न के पूरे नेचर को समझें। कभी जब पेपर हल करने जाएंगे, तो मैं आपको एग्जाम के दिनों में जब पेपर देने जाएंगे 23, 24, 25 को और 30, 31 अगस्त को, तो उससे 2 दिन पहले मैं आपको पेपर बनाने का तरीका बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। हमारी कैरियर प्लस की जो पूरी टीम है वो भी आपसे विभिन्न प्रश्नों पर डिस्कशन करेगी, कैसे प्रश्न बना के आने हैं, कौन से प्रश्न आपको छोड़ने हैं, क्योंकि हमें वही प्रश्न छोड़ने हैं जो हमें लगता हो इससे हमें नेगेटिव मार्किंग आएगी या हमें बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वैसे हमें पहले कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी स्थिति में कुछ एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, तो वो बताए जाएंगे कौन से प्रश्न आपको छोड़ने हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ें। वो कह रहा है इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर आपके डी सही हो जाएगा। इस क्रम में हमारा जो 21वां प्रश्न है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ रहा है आपसे। ये वाला, ये पूरा एटॉमिक एनर्जी प्लांट मथुरा, सिंगरौली, नरौरा या अलीगढ़। आपको जानना चाहिए परमाणु ऊर्जा केंद्र ये यूपी में नरौरा में। कहां पर है? यूपी के नरौरा में। ये यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जो नरौरा में। और जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आप जानते होंगे भारत का, अगर पहला एटॉमिक प्लांट आ जाएगा, पहला अगर एटॉमिक प्लांट आ जाए, पहला आ जाए, तो क्या मारेंगे? तारापुर। क्या मारेंगे? ये तारापुर मारेंगे। तारापुर केंद्र जो कहां पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पहला भारत का एटॉमिक प्लांट है। अगर यूपी में आएगा तो हम मारेंगे नरौरा, जो कहां स्थित है? बुलंदशहर में। कहां स्थित है? ये बुलंदशहर में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। बुलंदशहर यूपी का जिला है और बुलंदशहर में नरौरा स्थित है। यहीं पर यूपी का एटॉमिक एनर्जी प्लांट स्थित है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस राज्य में? बिहार में, मध्य प्रदेश, यूपी या राजस्थान? तो आपको जानना चाहिए माता टीला ये आपके यूपी में स्थित है आपके। वैसे इससे लाभ यूपी और मध्य प्रदेश दोनों को होता है इस परियोजना से, और इसे
राजघाट परियोजना, इसे राजघाट परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजघाट परियोजना भी कहते हैं इसे आपके यहां पर। और इसका निर्माण बेतवा नदी पर हुआ है, या बेतवा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? माता टीला बांध। और ये मूल रूप से बांदा में, कहां? बांदा जिले में पड़ता है माता टीला बांधा। माता टीला जो बांध परियोजना है इसे राजघाट परियोजना भी कहते हैं। ये बांदा जिले में मध्य प्रदेश और यूपी की ये संयुक्त परियोजना। किसकी? मध्य प्रदेश और यूपी की ये संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों ने मिलकर के इस माता टीला बांध परियोजना का विकास किया है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? ये बेतवा नदी है जो मैंने आपके लिए लिखी है। आपके कौन सी नदी? ये बेतवा नदी है यहां पर। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है आपके ये रहा इस सीरीज का, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट, कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? ये रहा पर्यावरणीय संकट। क्या बबूल, नीम, आमलतास या यूकेलिप्टस? आपको जानना चाहिए पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा करने वाला, क्राइसिस पैदा करने वाला ये पौधा यूकेलिप्टस है। ये वाला पौधा है। यूकेलिप्टस को आम बोलचाल में सर्रू, क्या कहते हैं? सर्रू या सफेदा भी कहते हैं। सर्रू या सफेदा भी कहते हैं। और आपको जानना चाहिए ये पौधा हमारे यहाँ एक बहुत इस तरीके लाया गया था, सजावट के तौर पर लाया गया था। ये सर्रू के लंबे लंबे पेड़ होते हैं और इन पौधों को नीलगिरी भी कहते हैं। ये आपने सुना नहीं होगा, इन पौधों को नीलगिरी भी कहते हैं। इसका नाम नीलगिरी पौधा भी है। और ये मेनली ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में, ये मेनली ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में, कौन से में? तस्मानिया में। लिख लेंगे इस बात को, आप लोग भूल जाएंगे नहीं तो। ये मेनली ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश है, यहां पाया जाता है आपके। और इसे हमारे यहां भी लाया गया है। और आपने देखा होगा इस यूकेलिप्टस की, जैसे सफेदा भी कहते हैं, इसे सर्रू भी कहते हैं गांव में आपके। इसकी बल्लियां बड़े पैमाने बनाई जाती, क्योंकि ये सीधा पौधा होता है आपके। बल्लियां बनाने में बड़ी मजबूत बल्लियां होती है इसकी। सर्रू की बड़े पैमाने बल्लियां बनाई जाती हैं। और बहुत सारे, यहां तक कि इसको प्लाई में इस्तेमाल भी किया जाता है आपके। यद्यपि प्लाई बनाने में और सारे ऐसे बहुत सारे पौधे, जैसे पॉपुलर का पौधा है, पॉपुलर के पौधे का इस्तेमाल प्लाई बनाने में किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग बहुत जगह हो रहा है। तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए एक संकट माना जाता है, क्योंकि ये पौधा जहां होता है वहां से पानी को सोख लेता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पर्यावरण को उसको पानी को सोख लेता है तो वहां का जल स्तर नीचे चला जाता है, जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। इसलिए इन पेड़ों को यहां से हटाया जा रहा है। जहां जहां ये पेड़ लगे हुए हैं इनको पर्यावरण के संकट मानते हुए इनको हटाया जा रहा है। और आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। पर यह मत समझना इसकी वजह से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, और कारणों से भी कहते हैं आपके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कई बार वहां इसको राष्ट्रीय वृक्ष भी कई बार लोगों ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया मेन वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में ये नवाबगंज पक्षी विहार कहां स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? आपको जानना चाहिए नवाबगंज पक्षी विहार ये यूपी के उन्नाव जिले में। कहां पर है? उन्नाव जिले में। उन्नाव आपके गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक जिला है हमारा। और आपको जानना चाहिए नवाबगंज पक्षी विहार बहुत महत्वपूर्ण पक्षी विहार है, और यह पक्षी विहार यूपी का सबसे पहला पक्षी विहार भी माना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं जो अभी अगले क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने नवाबगंज पक्षी विहार से कई सारे प्रश्न आपके लिए निकाले। इसका उत्तर क्या है? उन्नाव जिला। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, यूपी में, प्रदेश में, प्रदेश माने यूपी से सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई है? सांडी की, नवाबगंज की, समान पक्षी विहार की या सूर सरोवर की? मैं अभी कह रहा था आपसे, मैंने आपके लिए दो प्रश्न बनाए यहां से। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये यूपी का पहला पक्षी विहार है यूपी का। अब आपके मन में विचार आएगा इसकी स्थापना कब हुई है? तो पहली तो ये कहां स्थित है आपकी, इसकी स्थिति कहां पर है? तो अभी पीछे बताया मैंने, स्थिति इसकी है उन्नाव जिले में। ये उन्नाव जिले में स्थित, पहली बात। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1984 में इसको पक्षी विहार का अभ्यारण्य का दर्जा मिला है 1984 में यहां पर। दूसरी बात यह है 2015 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया शहीद चंद्र, ये रहा शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, ये नाम कर दिया, पक्षी विहार नाम कर दिया इसका। यानी
वर्ष 2005 में, वर्ष 2015 में, यहाँ पर वर्ष 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम कर दिया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी यहाँ 1984 में, यानी कि ये यूपी का पहला पक्षी अभ्यारण्य, क्या नाम है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि यूपी के उन्नाव जिले में स्थित है। और इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी का पहला पक्षी विहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी में यूरेनियम कहां है? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, हमीरपुर में? आपको जानना चाहिए यूपी में ललितपुर जिले को आपको यूरेनियम के लिए जाना जाता है। आपको जानना चाहिए अगर भारत आएगा तो भारत में यूरेनियम के लिए जादूगौड़ा की खान, कौन सी खान? जादूगौड़ा की खान बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये खान कहां पड़ती है? आपके झारखंड में, ये झारखंड राज्य में पड़ती है आपके जादूगौड़ा खान। अगर यूपी आएगा तो ललितपुर जिला मारेंगे और भारत आएगा तो जादूगौड़ा खान मारेंगे, जो कि झारखंड जिले में स्थित है। जादूगौड़ा खान जो कि यूरेनियम के लिए जानी जाती हैं। और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे यूरेनियम हो चाहे थोरियम हो, ये आपके परमाणु ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं आपके। इस क्रम में आप आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन है, निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? क्या वो लखीमपुर खीरी है, क्या सोनभद्र है, क्या पीलीभीत है, या चित्रकूट है? आपको जानना चाहिए सबसे ज्यादा वनों का रेशियो हमारे यहाँ सोनभद्र में है। मैंने पहले कहा भी आपसे, सोनभद्र महत्वपूर्ण जिला है। सोनभद्र को 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में दूसरा काशी कहा गया है। और मैं कहूंगा इसको, ये खनिज संसाधनों से युक्त बहुत बड़ी नगरी है, महत्वपूर्ण जिला है। और ये दूसरा बड़ा जिला है यूपी का। आप जानते हैं यूपी में क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ये बड़ा जिला। और ये सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इनमें बिहार भी है, इसमें झारखंड भी है। और मैं लिखा है ये 4 राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अब तक तो ये आपको रट गया होगा क्योंकि मैं इसे कई बार बोल चुका हूं। सोनभद्र खनिज संसाधनों से युक्त है। यहाँ कोयला, यहाँ चूना पत्थर, यहाँ सोने कण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये खनिज संसाधनों से युक्त स्थल है। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको आपके स्विट्जरलैंड के तौर पर भी कई बार कहकर संबोधित किया था कि हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड अगर देखना है तो आपको सोनभद्र जाइए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्रम में हमारा 28वां, इस सीरीज के मैं अंत की ओर जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज मैं आपके लिए लाने वाला हूं। ये सीरीज चल रही है आपके, और इस पूरी सीरीज को प्रैक्टिस सेट 2 को, ये दूसरे नंबर का है, इसे ज्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक कराइए, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और जो बच्चों को लाभ मिलेगा उसको, उन बच्चों की दुआएं आपको भी मिलने जा रही हैं। ये संगीत शिक्षा हेतु यूपी का पहला संगीत महाविद्यालय कहां बनाया है? क्या नाम है उसका? भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाट्य अकादमी? आपको जानना चाहिए ये संगीत के क्षेत्र का पहला जो महाविद्यालय वो भारत खंडे, ये वाला महाविद्यालय है आपके। इसका सही उत्तर आपका बी है। और आपके मन में आएगा आखिर ये महाविद्यालय कहां स्थित है? तो यह महाविद्यालय आपके लखनऊ में, ये महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में हुई है। और इसकी स्थापना विष्णु नारायण द्वारा, ये स्थापना करने वाले कौन है? विष्णु, नाम बड़ा मजेदार है, विष्णु नारायण भातखंडे या भारत खंडे, इनका नाम है आपके भारत खंडे या भातखंडे। इन्होंने इसकी स्थापना करी है 1926 में। और ये कहां स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आप मैं याद करके जाएंगे यहां से। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है आपके, ये रहा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? मोतीलाल नेहरू क्या आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? ज्यादातर बच्चे मोतीलाल नेहरू का नाम आते ही सीधे इलाहाबाद प्रयागराज भाग जाते हैं, पर आप इलाहाबाद प्रयागराज नहीं भागेंगे। एक सही उत्तर है लखनऊ में। कहां पर? ये लखनऊ में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। और इसकी स्थापना 1957 में हुई है आपके। और ये आपका कहां स्थित है? आपके ये लखनऊ में स्थित है। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ये बच्चों के लिए बना हुआ एक म्यूजियम है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आपके
और ये लखनऊ में 1957 में बना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आएगा आनंद भवन कहाँ है, आनंद भवन, इसको अब तो संग्रहालय बना दिया गया है। ये आनंद भवन आपके, ये आपका प्रयागराज में, प्रयागराज माने इलाहाबाद में। कहां पर है ये? इलाहाबाद में। आपके इलाहाबाद का नया नाम क्या है? आपके प्रयागराज है आपके। और इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। किसकी स्थापना हुई है? आनंद भवन की। मोतीलाल नेहरू का आवास था, मोतीलाल नेहरू घर था, यहीं पर नेहरू, इंदिरा आदि सब रहे यहाँ पर बड़े समय तक। और ये आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थली बन गया। यहाँ से लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते थे, क्रांतिकारियों की स्थली रहा, यहाँ लोग रहा करते थे, यहाँ लोग योजनाएं बनाया करते थे, यहाँ लोग कार्यक्रम बनाते थे कि अगले दिन अंग्रेजों के विरुद्ध हमें क्या करना है। नाम क्या है? आनंद भवन। तो आनंद भवन आएगा तो इलाहाबाद मारेंगे यानी प्रयागराज मारेंगे। और अगर आएगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आएगा, ये बाल संग्रहालय आएगा तो मारेंगे लखनऊ, जिसकी स्थापना 1957 में हुई है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है बखीरा पक्षी विहार। ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बस्ती, संत कबीर नगर, फैजाबाद, कोंडा या उन्नाव? तो आपको जानना चाहिए ये हमारा बस्ती जिले में, बस्ती का नया जो नाम है वो संत कबीर नगर है। यानी बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आपके बस्ती जिले में स्थित है। और बस्ती जिले का नाम क्या है? संत कबीर नगर, इसी जिले का नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और दूसरी बात, इसको 2021 में यहाँ पर 2021 में यहाँ पर इसको हमारे यहाँ पर काय में शामिल कर लिया गया। इसको शामिल किया गया रामसर साइट में। रामसर, जो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसमें इसको शामिल किया गया है। आपको किसको? इसको बखीरा आपके पक्षी विहार को। यहां पर अनेक प्रवासी पक्षी आया करते हैं। यहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। इन पक्षियों में जो रूस के साइबेरिया से, यहां एक तो लिख लेंगे, यहां पर रूस के साइबेरिया से आने वाला एक पक्षी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में तो क्या साइबेरियन क्रेन आ रहा होगा, पर नहीं, इसका सही उत्तर है आपके, उसका नाम है आपके लाल सर। लाल सर, ये लाल सर नाम का पक्षी है जो केवल यहीं आता है क्योंकि इस पक्षी का जो सिर होता है वो लाल होता है, इसलिए इसका नाम लाल सर है। ये आपके प्रवास करने आता है रूस के साइबेरिया क्षेत्र से। और कहां पहुंचता है? ये बखीरा पक्षी विहार में पहुंचता है। और ये यहाँ पर प्रवास करने आता है, घूमने फिरने आता है। ऐसे यहाँ पर कई पक्षियां, सैकड़ों पक्षी हैं जो यहाँ प्रवास करने आया करते हैं। ये इस सीरीज का 30वां प्रश्न है। ऐसे में आपके लिए गिनती करके प्रश्न नहीं ला रहा हूं। ये प्रश्न 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, करंट अफेयर के, स्ट्रेटेजी के, जीएस वाले और यूपी स्पेशल, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का एक जखीरा आपके लिए बनाया है मैंने। हमारी पूरी टीम, पूरा कैरियर प्लस परिवार आपके लिए ऐसे प्रश्नों की एक बड़ी श्रृंखला लेकर आ रहा है। एग्जाम तक 31 अगस्त तक भी ये क्लास लगातार चलती रहेंगी आपके लिए। और मैं फिर कहूंगा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड जानकारियां मिलने वाली हैं। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अब एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। प्रणाम, नमस्कार।